अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द जनरल सर्जरी इज़ अबाउट द वीनस डिसऑर्डर्स। इनको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो लेग वेन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सो वी हैव द सुपरफिशियल वेन्स, वी हैव द डीप वेन्स एंड वी हैव द परफोरेटर्स। सुपरफिशियल वेन्स कौन सी होती हैं? जो कि स्किन के पास होती हैं। दीज आर द लॉन्ग सेफनेस and the small saphenous, great saphenous और the small saphenous veins। और जो deep veins होती हैं उसमें we have the femoral, popliteal, tibial and the peroneal vein। सो ये आपको डीप वेन्स दिखाई हुई हैं, ईलियक वेन्स में से निकल रही हैं। क्या फेमरल वेन निकल रही है, फिर वो आगे पोप्लीटियल की तरफ कंटिन्यू होती है, नीचे टिबियल होती है, पेरोनियल होती है। So here you can see the superficial veins are the long saphenous vein और short saphenous vein। और जो डीप में आपको नज़र आ रही है उसमें फेमरल है, टिबियल है और पेरोनियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता चल गया कि हमारे जो सुपरफिशियल डीप वेन्स होती हैं। अब जो कैसे हमें पता चलेगा कि सुपरफिशियल हैं या डीप हैं? तो जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं ना वो मतलब स्किन के पास होती हैं, और जो मसल्स और फेशिया के डीप पड़ी होती है ना उनको डीप वेन्स कहते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कोर्स बताती हूँ ग्रेट सेफनेस वेन का। ठीक है, तो ये आपको नीचे नज़र आ रही है डोर्सल वीनस आर्च। डोर्सल वीनस आर्च जो है, यहाँ से लॉन्ग सेफनेस वेन जो है वो डोर्सल वीनस आर्च के मीडियल, ये मीडियल साइड है, यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, दिस इज़ मीडियल मेलियोलस, दिस इज़ मीडियल मेलियोलस। ठीक है, तो ये जब ऊपर आएगी तो ये मीडियल मेलियोलस जो है उसके फ्रंट से क्रॉस करके जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्रंट से क्रॉस करके जाएगी, ऊपर की तरफ असेंड करेगी। फिर क्या होगा, ये ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, लॉन्ग सेफनेस को ट्रेस कर रहे हैं हम, जाती जा रही है, ऊपर जा रही है, थाई में पहुंच गई है। थाई में पहुंच के ये क्या करेगी, यहाँ पे होगा डीप फेशिया। सुपरफिशियल थी ना, ये सबक्यूटेनियस थी, स्किन के नीचे थी, यहाँ पे आकर ये डीप फेशिया को पेंट्रेट करेगी। ठीक है, ये कौन सा लेवल है जहाँ पे ये पेंट्रेट करेगी? दिस इज़ सेफनेस ओपनिंग। ठीक है, सेफनेस ओपनिंग, सेफनेस ओपनिंग कहाँ होती है? यहाँ पे वी हैव द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो प्यूबिक ट्यूबरकल के 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल होती है। ठीक है, दिस इज़ सेफनेस ओपनिंग, 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। ये सेफनेस ओपनिंग के लेवल पे क्या करती है, डीप फेशिया को पेयर्स करती है, और इस डीप फेशिया को पेयर्स करके ये जो है अंदर की तरफ चली जाती है। और अंदर क्या होती है, फेमरल वेन होती है। तो ये अंदर जाके जो है फेमरल वेन के साथ मिल जाती है। सो दिस, जहाँ पे इस सेफनेस ओपनिंग को क्रॉस करेगी डीप फेशिया को और डीप चली जाएगी, इस लेवल को ये सेफनेस वेन फेमरल वेन के साथ अंदर जाके जुड़ जाएगी। ये जो जंक्शन होगा इसको हम कहेंगे सेफनो फेमरल जंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स था लॉन्ग सेफनेस वेन का। अगर नहीं समझ आई तो पीछे आप वीडियो को करें और दोबारा सुन लें। ठीक है, शॉर्ट सेफनेस वेन की अगर हम बात करें, दिस इज़ शॉर्ट सेफनेस वेन, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ से शुरू होती है? ये लैटरल एंड, ठीक है, वो मीडियल से शुरू हो रही थी, ये लैटरली स्टार्ट होती है उस साइड से। ठीक है, लैटरल एंड ऑफ द डोर्सल वीनस आर्च से ये शुरू होती है और ये लैटरल मेलियोलस के लेटरली क्रॉस करती है। वो मीडियल मेलियोलस के जो है वो क्रॉस करी थी ना फ्रंट से, तो ये लैटरल मेलियोलस के लैटरली से पास करती है और फिर उसके उधर पीछे से होती होती ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे पीछे की तरफ से आती है। तो पीछे काफ के पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ से ये जो है बिल्कुल बिहाइंड और अबव द नी, इस लेवल पे जाके बिहाइंड और अबव द नी यहाँ पे जाके ये इसको मिल जाएगी। ये कौन सी वेन है? पोप्लीटियल वेन। ठीक है, तो ये पोप्लीटियल वेन को जाके मिल जाती होती है यहाँ पर। ये आपको मिलने वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, पोप्लीटियल वेन के साथ जो ये मिल रही है, दिस इज़ नाउन एज सेफनो पोप्लीटियल जंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से मतलब
वो थी वो डोर्सल वेनस आर्च के मीडियली जो थी, मीडियल मेलेओलस के जो है उसमें पोस्टीरियर से गुजर के ऊपर आई थी और ऊपर जाके फेमरल वेन को मिल रही थी। और ये वाली जो है लैटरल टू डोर्सल वेनस आर्च होती है, लैटरल टू लैटरल मेलेओलस होती है, और पीछे वाले हिस्से से जो है काफ के ऊपर आके और जस्ट बिलो द नी जो है ये जाके क्या करेगी, उसको पोप्लीटियल वेन को ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, फिर ये वाला जो मैंने आपको बता दिया, ये वाला पैराग्राफ, ये फर्स्ट बुक का पेज है, इसमें लॉन्ग और शॉर्ट सेफनेस वेन के कोर्स का बताया हुआ है, सुपरफिशियल और डीप वेन्स का बताया हुआ है। अब डीप वेनस सिस्टम जो होती हैं उनमें हमने जो पढ़ी हैं वो हमारी वेन्स जो हैं इंट्रामस्कुलर वेन्स होती हैं, एक्सल वेन्स होती हैं। सुपरफिशियल और डीप वेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं। ठीक है, ये आपको लेग दिखाई हुई है, इसमें ना सुपरफिशियल वेन्स हैं, ये वाली सुपरफिशियल वेनस सिस्टम है जो मैंने आपको दिखाया था, और ये डीप वेनस सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम्स जो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, इनके जो मीटिंग पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं परफोरेटर वेन्स। ठीक है, तो परफोरेटर वेन्स के थ्रू एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये सुपरफिशियल वेन्स हैं और ये डीप वेन्स हैं। ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स हैं और डीप वेन्स हैं। मैं ले लूँ इसको। सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स जो एक दूसरे के साथ जो मिल रही हैं, दीज आर परफोरेटर वेन्स। ठीक है, परफोरेटर वेन्स होती हैं ये परफोरेट मतलब सुपरफिशियल और डीप को कैसे मीट करवाएंगी, डीप फेशिया को पेयर्स करके। ठीक है, इसके अलावा जो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं परफोरेटर वेन्स की। दिस पिक्चर इज़ ऑल्सो शोइंग यू द परफोरेटिंग वेन्स कनेक्टिंग द सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स। और ये परफोरेटिंग वेन्स जो हैं किसको परफोरेट कर रही होती हैं, डीप फेशिया को पर्स करके जो है इन दोनों को मिला रही होती हैं। अभी आपको डिफरेंट परफोरेटर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो एट द लेवल ऑफ थाई है उसको हम कहते हैं डॉट परफोरेटर। ठीक है, ये डॉट परफोरेटर होता है अपर लेग के अंदर जो है, अपर लेग, ठीक है, ये थाई है, इसके लेवल पे है डॉट परफोरेटर। अपर लेग के लेवल पे जो है दिस इज़ बॉयड परफोरेटर। ठीक है, और जो अबव द एंकल होता है उसको कहते हैं कॉकेट परफोरेटर। ये 3 परफोरेटर्स मेन है। ठीक है, तो ये भी आपको परफोरेटर्स दिखाए हुए हैं। अब ये जो हमारा डॉट परफोरेटर है, ठीक है, ये किसको कनेक्ट कर रहा होता है, थाई के लेवल पे ग्रेट सेफनेस वेन को फेमरल वेन के साथ। ठीक है, ये डॉट परफोरेटर जो होता है ये ग्रेट सेफनेस को फेमरल वेन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया, ग्रेट सेफनेस सुपरफिशियल है और फेमरल वेन जो है डीप है। अपर लेग पे जो बॉयड परफोरेटर है, अपर लेग में जो अच्छा यहाँ पे परफोरेटिंग वेन्स आर यूजुअली लोकेटेड लेवल ऑफ थाई एंड फेमरल वेन। अपर लेग पे जो बॉयड परफोरेटर है वो है, और अपर लेंकल पे जो है वो क्या है, कॉकेट परफोरेटर है। ठीक हो गया, यही चीज़ें मैंने आपको बताई, और यहाँ पे भी परफोरेटर्स के बारे में यही लिखा हुआ है। ठीक हो गया, उसके बाद वो बताते हैं कि जो फुट वेन्स होती हैं ना उनमें जो वीनस प्रेशर होता है स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, ये बंदा खड़ा है तो इसकी फुट वेन्स में जो वेनस का प्रेशर होता है ना वो उतना होता है कि जितना हार्ट से लेके फुट तक जो हाइट ऑफ कॉलम ऑफ ब्लड हो, तकरीबन 100 मिलीमीटर प्रेशर होता है इधर 100 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर होता है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से, ठीक है, क्या होता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में भी है जो हमारा जो ब्लड होता है वो ऊपर की तरफ पंप कर रहा होता है, बैक फ्लो कर रहा होता है। अगर हम खड़े रहें, स्टैंडिंग पोजीशन में रहें और हमारा यहाँ पे प्रेशर ही ना हो तो क्या होगा, सारा ब्लड नीचे इकट्ठा होता जाएगा, पर्सन एडिमा में जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रेशर यहाँ पे है ये 100 मिलीमीटर का ये है कि खड़े होने की वजह से भी ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर रही है कि नहीं तुम नीचे रहो नीचे रहो नीचे रहो, नहीं, फिर भी ब्लड जो है वो पंप करके ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है 100 मिलीमीटर का मर्करी का, जो कि इस की वजह से वो ऊपर वापस जा रहा है ब्लड। ठीक है,
एक ये चीज़ होती है। दूसरा, अल्लाह ताला ने जैसे हार्ट एक पंप रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक सेकेंडरी पंप होता है जिसको काफ मसल पंप कहते हैं। क्या होता है कि जब काफ मसल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं तो वेन्स क्या होती हैं, कंट्रैक्ट करने की जैसे क्या होंगी, वेन्स कंप्रेस होंगी। तो कंप्रेस होंगी तो क्या होगा, ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ वापस जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक काफ मसल पंप है और दूसरा वहाँ पे प्रेशर है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ऊपर वापस जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड की एक वजह और भी है कि यहाँ पे वीनस वॉल्स हैं। जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल्स होते हैं। मसल कंट्रैक्शन के वक्त जो प्रेशर होता है वो 200 to 300 होता है, और जब मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। और ये आपने याद रखना है कि जब प्रेशर ड्रॉप करेगा मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से, तो ब्लड फ्लो क्या होगा, देखें क्या होना चाहिए, ब्लड फ्लो जब हमारा जो है क्या होगा कि ये हमारी सुपरफिशियल वेन्स हैं, डीप वेन्स हैं। ठीक है, मसल्स रिलैक्स किए होंगे तो ब्लड फ्लो सुपरफिशियल वेन्स में से निकल के कहाँ चला जाएगा, डीप वेन्स की तरफ, परफोरेटर्स के थ्रू। ठीक है, और जब वो रिलैक्स किए हुए मसल्स, ठीक है, जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो वो जो डीप वेन्स में ब्लड गया था रिलैक्सेशन के वक्त वो ऊपर की तरफ पंप होगा। ठीक है, सो इस तरह से ये काम करता है। रिलैक्सेशन के वक्त सुपरफिशियल से डीप वेन्स की तरफ ब्लड जाएगा, और जब कंट्रैक्ट करेंगे मसल्स तो वो सारा जो ब्लड है ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। परफोरेटिंग वेन्स की हमने बात कर लिया कि वो थाई के लेवल पे होती हैं, बिलो नी और अबव एंकल होते हैं, जिनका नाम हमने पढ़ लिया है कि वो डॉड होता है, बॉयड्स होता है और कॉकेट होता है। ठीक हो गया। अगर ये सारा मैकेनिज़्म ख़राब हो जाए, काफ मसल्स कंट्रैक्ट ना करें, या जो है ना ये पंप काम ना करे, या फिर वो प्रेशर ख़राब हो जाए, या ये जो वॉल्स अल्लाह ताला ने वेन्स के अंदर रखी हैं इनकी इनकम्पेटेंसी हो जाए, क्या होगा कि ब्लड जो है वो सुपरफिशियल से डीप जाने की बजाय क्या होगा, डीप से सुपरफिशियल जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वॉल्स जो है वो क्या कह रहे थे, वॉल्स जो हैं वो क्या कह रहे थे कि एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवा रहे थे कि सुपरफिशियल से डीप वेन्स में ब्लड जा रहा था जिसने पंप होना था हार्ट की तरफ। लेकिन अब क्या हुआ, वॉल्स ख़राब हो गए, वो जो एक डायरेक्शन में यूनिट डायरेक्शन फ्लो था वो ख़राब होगा, तो क्या होगा, डीप वेन से जो ब्लड होगा वो सुपरफिशियल वेन्स में जाएगा, और सुपरफिशियल वेन में जब जाएगा तो वेन्स की हालत को क्या होगा, वेन्स इस तरह हो जाएंगी, टॉर्चर्स हो जाएंगी, डायलेटेड हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, वेरिकोज वेन्स। ठीक है, और फिर उसकी वजह से क्या होगा, डीवीडी के चांसेस भी होंगे कि वहाँ पे क्या होगा, थ्रोम्बस बनने का खतरा भी होगा। और थ्रोम्बस जो है एक दफ़ा बन गया तो वो जी ऊपर उसके साथ कनेक्शन इसका इन्फीरियर वेना कैवा का होता है। ठीक है, फेब्रल वेन का इलियक के साथ, इलियक का इन्फीरियर वेना कैवा के साथ, और ऊपर गया हार्ट। ठीक है, इन्फीरियर वेना कैवा राइट हार्ट में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, उधर जाके जी जाके उसने बंद किया राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेसल्स को, और बंदा गया, उड़ गया। ठीक है, एकदम से वो जो पल्मोनरी डीमा और फिर जो सब कुछ। तो इस वजह से ये वॉल्स का बहुत अच्छा रोल है हमारी बॉडी में, इनको सही रहना चाहिए। ठीक है, ख़राब हो गया तो फेमरल वेन से कहाँ जाएगा, ग्रेट सैफनस वेन में। तो अब जो रिवर्स जब भी ब्लड होगा तो वेन्स जो है डायलेटेड टॉर्चर्स हो जाएंगी, प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा, आरबीसीज जो हैं वो बाहर आ जाएंगे और स्किन भी ख़राब होगी। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वेरिकोज वेन्स। समझ आई कि हमारी लेग्स में कौन सी वेन्स हैं, सुपरफिशियल डीप वेन्स हैं, किस तरह से हैं, कौन से परफोरेटर्स हैं, क्या कर रहे हैं, और किस तरह से प्रेशर है, पंप है, वॉल्स हैं, अगर वो ख़राब हो गए हैं उसकी वजह से ये हालत होगी। तो सुपरफिशियल वेन्स में सारा ब्लड आ जाएगा क्योंकि वॉल्स ख़राब हो गए हैं, और उसकी वजह से ये जो वेन्स हैं ये क्या होगी, डायलेटेड टॉर्चर्स हो जाएंगी। तो इनका जो साइज़ होगा ये पैल्पेबल होंगी, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा इनका साइज़ हो जाएगा अपराइट पोजीशन में। तो इसको हम कहेंगे वेरिकोज वेन्स हो गई है। ये देखें, नॉर्मल वॉल्व था तो नॉर्मल ब्लड फ्लो ऐसे था, लेकिन अब वॉल्व ख़राब हो गया तो देखें अब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो गया है, उसकी वजह से वहाँ पे थ्रोम्बस बनने का भी चांस है, स्किन भी बल्ज कर रही है, और डायलेटेड टॉर्चर्स वेन्स हो गई हैं। ठीक हो गया, तो ये देखें वेरिकोज वेन्स।
सो वेरिकोज वेंस की आपको डेफिनेशन आ गई है आपके। डायलेटेड टॉर्चुअस सबक्यूटेनियस वेंस हैं, पैल्पेबल है, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा का डायमीटर है, अपवर्ड पोजीशन में विद डेमॉन्स्ट्रेबल रिफ्लक्स के रिवर्सिबल फ्लो हो रहा है ब्लड का। कॉज क्या है? प्राइमरी हो सकती हैं, सेकेंडरी हो सकती हैं। 95% केसेस में ये प्राइमरी होती हैं, जिसमें सुपरफिशियल वेंस का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों? डैमेज टू द वीनस वॉल्स की वजह से। और ये कहाँ पे हो सकता है? सेफनो-फेमरल जंक्शन पे, जहाँ पे सेफनस वेन जो है वो फेमरल वेन के साथ मिल रही थी। लॉन्ग सेफनस वेन सेफनो-पोप्लीटल जंक्शन, जहाँ पे शॉर्ट सेफनस वेन पोप्लीटल वेन के साथ मिल रही थी। या ये इनकम्पिटेंट परफोरेटर्स जो होते हैं सुपरफिशियल डीप वेन्स के, उनके लेवल पे हो सकती हैं। सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स जो हैं ये दूसरे कॉजेज़ की वजह से हो सकती हैं, कि जिसमें वॉल्स ख़राब नहीं है लेकिन कोई और मसला है। 5% केसेस में ये होता है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी ब्लड फ्लो की किसी भी वजह से, लाइक डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से। ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की फिर फर्दर कॉजेज़ आ जाती हैं कि बंदा बहुत देर के लिए बेड में इमोबिलाइज था, प्रेगनेंसी थी, हाइपरकोगुलेबल स्टेट थी, वो सब कुछ। तो ये सब कॉजेज़ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की तरफ लेके जाएंगी और उनकी वजह से वेरिकोस वेन्स होंगी। आर्टियोवेनस मेलफॉर्मेशंस हैं, पेल्विक और एब्डोमिनल मास है जो कि वेन्स के ऊपर प्रेशर रख रहा है और वेन्स टॉर्चर्स हो गई हैं, उनका ब्लड रिटर्न ही नहीं हो रहा ऊपर की तरफ। एसोसिएटेड फैक्टर्स क्या हैं कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ऑक्यूपेशन है लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग हैवी लिफ्टिंग, कंस्ट्रक्टिंग क्लॉथिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग का क्या होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं बहुत देर के लिए खड़े रहते हैं, या डॉक्टर्स भी हैं इधर उधर ज़्यादा देर के लिए जो वार्ड्स में ड्यूटीज़ देते हैं। हैवी लिफ्टिंग है जो हमारे होते हैं ये बॉडी बिल्डर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग क्लॉथिंग है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी जो हैं लेके जाएंगी आपको वेरिकोज वेन्स की तरफ। फिर क्लासिफिकेशन आ जाती है, हम इसकी जो है करते हैं क्लिनिकल एटियोलॉजी, एनाटमी और पैथोफिजियोलॉजी। कीप होता है सीप, क्लिनिकल एटियोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी क्लासिफिकेशन सिस्टम होती है फॉर द क्रॉनिक वीनस डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम करेंगे इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? C0 के आपको कोई भी वेन जो है वो विजिबल नहीं है या पैल्पेबल कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, आपको अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। C1 क्या है कि वो धागे की तरह हो गई हैं, रेटिकुलर और थ्रेडेड है, 1 मिलीमीटर से छोटी हैं। ठीक है, और C2 क्या होगा? वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में हमने कितना डायमीटर देखा था कि हम उसको कहेंगे वेरिकोज वेन्स 3 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो 3 मिलीमीटर्स हो गई। उसके बाद C3 क्या है? C2 जो है वो 3 मिलीमीटर्स, और फिर C3 क्या है? एडिमा हो जाएगा। C4 क्या होगा? स्किन चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और C5 में क्या होगा? हील्ड अल्सरेशन, अल्सर तो बनेगा लेकिन वो हील हो जाएगा। और C6 में क्या है? एक्टिव अल्सरेशन है। क्लिनिकल मतलब कि जो आपके पास पेशेंट आया आपने उसकी स्किन नोट करनी है। ठीक है, अपना C0 क्या था कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। C0 यहाँ पे C1 से दिखाना शुरू कर दिया है। ये आपको क्या नज़र आ रहा है? किस तरह की वेन्स हैं? धागे की तरह हैं, 1 मिलीमीटर से लेके 3 मिलीमीटर्स की होंगी रेटिकुलर। फिर जब आपको 3 मिलीमीटर से बड़ी नज़र आएंगी तो वो इस तरह की नज़र आएंगी, इनको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। C2 C3 में क्या होगा? आपको एडिमा मिलेगा, ये देखें सूजन हो गई है वहाँ पे। और फिर C4 में क्या होगा? देखें ज़रा, स्किन को क्या हो गया, किस कलर की हो गई है? पिगमेंटेशन ब्लैक होना शुरू हो गई है, रफ़ होना शुरू हो गया, एक्जिमा हो गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये अल्सर बना हुआ नज़र आ रहा है लेकिन ये हील्ड अल्सर है C5 में। और C6 में क्या है? ये देखें एक्टिव अल्सर चल रहा है, जिसको वीनस अल्सर कहते हैं, एक्टिव अल्सरेशन हो रही है। तो ये स्टेजेस याद रहेंगी इस पिक्चर के साथ। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन C0 से लेके C6 तक। मैं आपको इधर से करवा देती हूँ सीप क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वाली देखी है, C6 वो जो मैंने आपको बताई है वो वहाँ से करनी है। फिर जो है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है देखें, EC मतलब C फॉर कंजेनिटल, EP मतलब प्राइमरी है, मतलब प्राइमरी कॉज है वेरिकोज वेन्स की, कॉज जो है एटियोलॉजिकल है ना। और ES मतलब E सेकेंडरी कॉज है वेरिकोज वेन्स की जो हमने देखी है उनमें से कोई। और EN के नो वीनस लोकेशन आइडेंटिफाइड, हमें नहीं नो वीनस कॉज आइडेंटिफाइड, कि हमें कॉज का नहीं पता कि क्यों हो गया।
तो ये हमारी क्लासिफिकेशन इटियोलॉजिकल है। फिर एनाटमिकल में क्या है कि आपको एनाटमी कहाँ से, मतलब एनाटमिकल कैसे जो है ना है, कौन सी वेन्स इन्वॉल्व हो रही है। सुपरफिशियल हो रही हैं तो ए एस है, परफोरेटिंग हो रही है तो ए पी है, डीप हो रही हैं तो ए डी है। कोई वीनस लोकेशन की समझ नहीं आ रही कि कौन सी वेन्स हैं तो ए एन है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि अगर रिफ्लक्स है तो उसको कहेंगे कि रिफ्लक्स मतलब कि वो वापस आ रहा है ब्लड, तो उसको कहेंगे पी आर। अगर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब वापस आ रहा है, मतलब समझ आ रही है ना, वॉल खराब है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी वजह से, थ्रोम्बस बना हुआ है, डीवीटी उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको पी ओ कहेंगे। अगर दोनों चीज़ें हैं तो उसको कहेंगे पी आर ओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पैथोफिजियोलॉजी समझ नहीं आ रही तो पी एन कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल द सी क्लासिफिकेशन फॉर द दिस जो हमारा है वेरिकोस। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट से क्लिनिकल फीचर से करते हैं।